नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का इंडियन बिजनेस टीवी पे। विशिंग एवरीबॉडी अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। तो मेरे साथ आज मैं प्रिया जोशी और मेरे साथ है निखिल मुरसावाला सर, कमलेश जी एंड सेठी सर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर न्यू प्रोग्राम। थैंक यू। नमस्ते सबको, हमारी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। कमलेश जी नमस्कार, जेपी सर नमस्ते नमस्कार, प्रिया गुड गुड आफ्टरनून। सेठी सर, प्रिया जी, निखिल भाई, आपको और अपने सारे दर्शकों को नए साल की अनेक शुभकामनाएं। जी, आपको भी सर। जी जी। नहीं, वो तो अब सबको श्रोताओं को तो बहुत बहुत प्यार, और यही हम भी उम्मीद रखते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा रहे। ढेर सारी खुशियाँ, सारा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, एवरीथिंग दैट यू डिजायर, मे द गॉडेस लक्ष्मी शावर ऑन आवर व्यूअर्स इन द कमिंग ईयर। थैंक यू सर। तो सर, नए साल की शुरुआत तो काफी अच्छी हुई है। मार्केट हमने ऊपर देखा है। मुहूर्त ट्रेडिंग जो हुई थी वो भी उस दिन भी बाजार ऊपर रहा था। हमने देखा था कि मार्केट जो है 7 स्ट्रेट सेशन ऊपर रहा, और सितंबर के बाद, सितंबर 2024 के बाद भी सॉ न्यू हाई। आज भी बाजार ऊपर है। निफ्टी जो है इज एट 26,041, 173 पॉइंट्स अप। और सेंसेक्स जो है वो भी 85,093 पे है, एट 667 पॉइंट्स अप। एक साल के बाद हम देख रहे हैं कि सेंसेक्स 85,000 फिर से पहुंचा है। एक्टिव स्टॉक्स है दिस आवर HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, रिलायंस एंड एक्सिस बैंक। टॉप 5 लूजर्स: इटर्नल, इंटरग्लोब एविएशन, भारती एयरटेल, एचएम मोटर्स एंड JSW स्टील। टॉप 5 गेनर्स के लिस्ट अभी नहीं है हमारे पास, वो अपडेट हो रहे हैं। तो मार्केट इज डूइंग वेल, और FII बाइंग भी नजर आ रहा है। एंड द मेन रीजन इज कि इंडिया US ट्रेड डील है, उसमें थोड़ी पॉजिटिविटी नजर आ रही है, जिसके कारण वी आर सीइंग दैट द मार्केट इज अप टुडे। तो निखिल सर, क्या आप बताना चाहेंगे? आप व्हाट आर योर व्यूज अबाउट द मार्केट? मार्केट तो जैसे आपने बताया बहुत ही तेजी दिख रही है, काफी काफी अपबीट है, मोमेंटम है। और मेरे ख्याल सारे मार्केट में, सिर्फ इंडिया में नहीं है, यूएस मार्केट्स आर आल्सो looking reasonably good. Gold has been on a high, silver has been on a high. It's a very odd, very paradoxical situation. A lot of times you see when gold and silver go up, markets go down, and vice versa. But this time it's sort of a there are various reasons why that has happened. So we will not into that because वो subject नहीं है आज का। लेकिन काफी अंडर करंट काफी पॉजिटिव है। हम्म। The world economy is going through a pretty difficult phase. In spite of that, I think हर एक अपने 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 देश में एक हर एक अपना अपना एक स्ट्रेंथ होता है। जैसे हम्म। हमारा भारत का एक स्ट्रेंथ अलग होता है, अमेरिका का अलग होता है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, जो बड़े बड़े मार्केट्स है, सब अपने अपने एक अपनी एक मजबूती बनाए रखते हैं अपने बलबूते के ऊपर। लेकिन जो मेरे ख्याल से जो पिछले 2024 में जब से ट्रम्प साहब आए हैं एज हम्म। राष्ट्रपति ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और जो जियो पॉलिटिकल इश्यूज हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर, हम्म। पैलेस्टाइन, the Gaza Strip war, all these things have built up into a lot of geopolitical stress हम्म। in the world economy. और जो एक आउटवर्ड लुकिंग एक हम कहते थे कि द वर्ल्ड इज फ्लैट, और सारा एक जो ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे थे, वो एक सडन रिवर्स आ गया है उसमें। और हम्म। सारी इकोनॉमी सब इनवर्ड लुकिंग हो गई है, और टैरिफ्स लग रहे हैं, एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, कोटाज लग रहे हैं, सिस्टम्स लग रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा आगे चल के 12 12 महीनों में? मेरे ख्याल से ये एक अच्छा एक मुद्दा था जो आज हम IBT पे डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, देखना हम्म। चाहेंगे क्या होगा अगर जो नया साल है। तो एक नए साल में आगे चल के भारत का खास करके, कि हमारा जो खास फोकस होगा, विश्व पे तो होता ही है, लेकिन खास करके भारत पे, कि भारत जो है वो क्या कर रही है, क्या, क्योंकि भारत के ऊपर आज चौथे सबसे बड़ी इकोनॉमी का एक 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 दर्जा है। तो एक हम्म। जिम्मेदारी भी है एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल बिग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी टू डू what is right, not only for itself, but also for its geopolitical neighborhood, as well as for the world as a whole. So I think that's a very interesting thing, and I would request Kamlesh bhai to. I will come up with my statistics. I've got a lot of charts to share, but I think the shift that is happening in the economy, the relationships, रिश्ते बदल रहे हैं। जो दोस्त थे
वो ना, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। ये जो पूरा एक एक यू नो द होल रिलेशनशिप of economies that was there for so many years has now suddenly had a relook। कि ये सही मेरा दोस्त है क्या, ये सही मेरा दुश्मन है, या जो दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त बनेगा। तो ये जो एक नया दौर चला है, अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था में, मेरे ख्याल से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट होगा वो हमारे उद्योगपतियों पे होगा, हमारे उद्योग पे होगा, हमारे एग्रीकल्चर पे होगा, हमारे लोगों पे होगा, हमारे 140 करोड़ देशवासियों पे होगा आने वाले 12 24 36 महीनों में। तो ये अगर एक बार हम समझते हैं कि ये जो रुख है, जो दिशा है, किस दिशा में ये सारा चल रहा है, जा रहा है, और अगर हम उसको समझ पाते हैं तो हम नपीतुली एक्शन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इकोनॉमिक्स के, और जो मार्केट के स्टूडेंट्स हैं, वो समझ सकते हैं कि आगे चल के क्या होगा इस अर्थव्यवस्था में और इस स्टॉक मार्केट्स में। तो मैं पहले कमलेश जी, बिकॉज आई वुड एक्सीड द स्टेज टू हिम बिकॉज ही या मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा, एक जी मिनट। जी जी सेठी साहब, यू आर द बॉस। यस सर। नहीं, एक लाइन की थी, मुझे लगा कुछ अप्रोप्रिएट है तो बात करूं मैं। हाँ जी, मैंने बोलिए। कहा कि मोदी साहब ट्रम्प जी के दोस्त रहे या नहीं रहे, भारत के साथ उनका प्यार बना रहेगा। किनका, ट्रम्प साहब का ही मोदी साहब ट्रम्प साहब का प्यार भारत के साथ बना रहेगा, चाहे मोदी जी दोस्त रहे या नहीं रहे। का? ये जी। खाली पॉइंट बोलना था, मैंने बोला आपके लिए। लेकिन सर, एक 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 छोटा वापिस एक हिंदी गाना याद आता है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। तो ऐसे दोस्त, कैसा दोस्त है जो आपको कहता है कि आप उस दोस्त से दोस्ती मत करिए, उस दोस्त की दोस्ती छोड़ दीजिए, और मेरी 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 दोस्ती सही दोस्ती और उसकी दोस्ती गलत दोस्ती है। तो इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जेपी साहब, अगर इजाजत हो तो कमलेश भाई। जी, थैंक यू। सबसे पहले हम ये नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, विक्रम संवत 2082, 2082। और बिल्कुल प्रिया जी ने जो बताया कि इस नए साल की शुरुआत मार्केट के रूप से देखें तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। और मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी नए साल में उसका स्वागत तो काफी उत्साह से, उमंग से और नए संकल्पों से करना चाहिए। पिछले वर्ष में जो कुछ छूट गया हो तो उसको पूर्ण करने के लिए नए साल में प्रवेश के टाइम हमने प्रयास करना चाहिए। तो मार्केट की शुरुआत अच्छी है निखिल भाई। और मैं भी पिछले कई दिनों से जो डिबेट में यहाँ आ रहा था, तो हम लोग हमेशा ये एक पॉइंट डिस्कस करते थे कि मार्केट में अभी कोई बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज आवे, वैसी कोई संभावना मुझे नहीं दिखती। जो भी होना था, यानी आप जियो पॉलिटिकल टेंशन कह लीजिए, टैरिफ के इश्यूज को भी आज 6 महीने हो चुके हैं, तो टैरिफ का होना था। दुनिया भर की इकोनॉमी में जो एक अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है, तो वो स्थिति आगे भी चलती रहेगी, ये साल में भी चलती रहेगी, आगे और कुछ 2 सालों के लिए भी चले। लेकिन ये सारी स्थिति होने के बावजूद भी मैं जब ये अपने भारत देश की बात करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया के बाकी सारे इकोनॉमी के कंपैरिजन में भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमी काफी मजबूत है। और दूसरा, हमारे लोगों में, भारतीय लोग प्रोफेशनलिज्म है, एक हार्डवर्क करना। नए जनरेशन उसे हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी कहता है। तो भारत के उद्योगों ने जिस प्रकार से गति वैसे प्रगति कर रहे हैं, भारत में एग्रीकल्चर तो हम कितने वर्षों से आत्मनिर्भर है, कई देशों में तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये नया साल जो होगा ना, वो भारत के लिए, हमारे मार्केट के लिए अच्छा होगा ही होगा। अब एक बात जो आप और सेठी सर डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे लगा मैं भी जरा एक पॉइंट इसमें ऐड कर दूं। राजनीति के साथ थोड़ा मेरा भी लगाव रहा है, थोड़ा बहुत सीखने की, समझने की कोशिश की है। लेकिन राजनीति के बारे में ऐसा कहता है कि नो बडी इज योर परमानेंट फ्रेंड एंड नो बडी इज योर परमानेंट एनिमी। द ओनली परमानेंट थिंग इज द वेस्टेड इंटरेस्ट। हमारे व्यक्तियों के जैसे इंटरेस्ट होते हैं, वैसे नेशंस के भी अपने इंटरेस्ट होते हैं। और ये जो आपने कहा व्यापार में, तो अभी बिल्कुल वही चीज हो रही है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो पिछले 6-8 महीने से हम स्टैंड देख रहे हैं। मैं ये निखिल भाई ये कहना चाहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जिस प्रकार से निगोशिएशन अभी चल रहे हैं, मैं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी
और वाणिज्य सचिव अग्रवाल जी, उनके स्टेटमेंट्स को मीडिया में फॉलो करता हूँ, देखता रहता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नवंबर एंड तक है ना, एक ब्रॉडर टर्म्स पे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एफटीए आपका साइन हो जाएगा। और दुनिया के बाकी देशों के साथ भी भारत ने जिस प्रकार से अपने व्यापार के संबंध को बढ़ावा दिया है, अगर मैं आपको कहूँ निखिल भाई, तो पिछले 15-20 दिनों में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी के यूरोप के अनेक देशों के प्रतिनिधि, फिर वहां के उनके वित्त मंत्री कहिए, उनके वाइस प्रेसिडेंट्स कहिए, उनका डेलीगेशन से कहिए, तो अनेक देशों के डेलीगेशन से डिस्कशन डिबेट चल रहे हैं। भारत अलग अलग कंट्रियों के साथ निगोशिएशन कर रहा है, काफी फ्रूटफुल निगोशिएशन हो रहा है। तो एक जैसा कहते हैं ना कि अपने मार्केट को किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट न रहते हुए दुनिया के अलग अलग कोने में अलग अलग देशों में व्यापार बढ़े, तो उस प्रकार के भारत सरकार काम कर रही है। और ये सब चीज जब मैं देखता हूँ निखिल जी, तो मैं तो ओपनिंग रिमार्क में यही कहूंगा कि भारतीय इकोनॉमी के लिए 2082 विल बी अ वेरी गुड ईयर। ये दो दूत हैं, जिन दो लोगों के नाम लिए आपने, सिंह साहब के और गोयल साहब का, ये दोनों हमारे दूत हैं पूरे विश्व में भारत को फैलाने के लिए, प्रचार के लिए। और ये बिल्कुल। 24 घंटे ट्रेवल पे रहते हैं, आप देखिए कभी भी। आई नो, मैं क्लोजली फॉलो करता हूँ। तो ये नई से नई चीज आपको ला के देंगे, जो जहाँ भी समस्या होती है वहां पहले पहुंच जाते हैं। जी। तो एक अच्छी बात है कि ताना बाना ऐसा बनाया है कि हमारी समस्याएं ज्यादा बड़ी नहीं हो और तुरंत सुलझती चली जाए। हाँ नहीं, बस यही था कि मैं ओपनिंग में यही कह रहा था कि ये पर्टिकुलर नया साल जो है, हम इस साल की बात कर रहे हैं, सीइंग द न्यू इंडिया, जो आज का टॉपिक है अपना, तो डेफिनेटली वी आर मूविंग अहेड इन दैट डायरेक्शन। तो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि भी एक तो मैक्रो लेवल की बात होती है कि हाँ हमें रिश्ते नए करने चाहिए, हाँ हमें निर्भरता नहीं, आत्मनिर्भरता होना होना जरूरी है। हम किसी देश पे निर्भर नहीं हो, लेकिन हकीकत क्या है और आज हम है कहाँ, हम किसके ऊपर निर्भर हैं, हम किससे आयात कर रहे हैं, किसको निर्यात कर रहे हैं, क्या क्या हम इस वक्त क्या हम निर्भर है, क्या हमारी जो आज डिपेंडेंसीज हैं, आज क्यों हम ट्रम्प के पीछे दौड़ते हैं, आज क्यों हम पुतिन के पीछे भी दौड़ते हैं, आज क्यों हम जीपिंग के पीछे भी दौड़ते हैं, हम तीनों के पीछे दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, कारण क्या है। और अगर उस कारण को हम समझ पाए कि ये कारण है, और अगर इसका हमें आज आज से 5 साल के बाद हमें इस स्थिति में नहीं रहना है कि हम किसी भी एक देश की ताकत के नीचे हम कभी दब जाए, ऐसा ना हो, तो वो क्या करना चाहिए और क्यों, और क्या क्या वजह है कि हम इतने सालों के बाद अब शायद ये 75 years plus we have spent in our 78 years post independence. Where are we, and why is that interdependence now becoming an impediment? For so many years we thought an interdependence is good, it's a global economy, there is no harm. Now suddenly we are saying interdependence is not good. You must be as independent, as self-sustaining as possible. The goalposts have shifted. So how do you then, how do you act in your economy to ensure that you shift along with the goalpost, or the goalpost will be somewhere else and you'll be kicking your ball somewhere else and you will never make a goal. So I just quickly want to take the viewers through a uh, few few statistics, nothing very long, nothing very boring, but very, very important to understand why this tariff with the US is creating so much of heartburn. Why are we saying कि ये ठीक नहीं है? Why is the opposition screaming at Narendra Modi and the current government and saying आप ये कर रहे हो, आपको पता नहीं क्या हो रहा है बाहर, ब्लड बात है, फलाना है, ढिमका है। तो ये जो हकीकत क्या है, what are the numbers saying? So Arjun, if you can bring up the India country-wise exports statistics, I think that is very important to understand what is this dependence that we are talking about on the United States, and what is the dependence on the other countries that I just spoke about in terms of the imports. So if we can first bring up the export slide, I would be grateful, so we can walk the viewers quickly through that. USA exports, Kamlesh bhai, Priya, JP, is about $80 billion in Yes. 2024. That is the 12 Hmm. months of 2024. And that constitutes 18% of our total exports, which were about $442 billion. यानी 18% की हमारे जो निर्यात है वो यूनाइटेड स्टेट्स को है। अब क्योंकि ये 18% है, इसलिए हम सब
यहाँ पे डिस्कस करेंगे, टैरिफ लगा दिया, अब भारत में बेरोजगारी होगी, अब उद्योगपतियों को तकलीफ होगी। लेकिन $80 बिलियन इन 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, हमारा जीडीपी कितना बड़ा है? $4 ट्रिलियन। सो इट्स जस्ट 2% ऑफ द rebalance. How much do you need to rebalance is the question, and therefore we need to then look at the problem in its simplicity. $80 billion is at stake. Out of that, let's assume 50% is subject to tariff. So 40 billion is at stake. That 40 billion now I have to worry about how do I shift that 40 billion exports to other countries. I think it's a very simple proposition, a very simple question with a very complex. So I can't upset one at the cost of the other. जितनी दोस्ती लगती है, जितनी दुश्मनी लगती है, सब कुछ हो जाता है इसमें। लेकिन हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारे जो जो लीडर्स हैं, जब वहां जाते हैं तब उनको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि ना मैं इससे दुश्मनी कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसको इससे इंपोर्ट करता हूँ, और ना इससे कर सकता हूँ कि मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। तो जो बैलेंस हमें क्रिएट करना है वो बहुत जरूरी है। अगर रीबैलेंसिंग करना है, वक्त लगेगा। क्या मैं चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर पाऊंगा? कि जो $109 बिलियन के में जो इम्पोर्ट से मैं कम कर पाऊंगा? शायद। कितने कम कर पाऊंगा? क्योंकि बहुत से इसमें नेचुरल मिनरल्स है जो सिर्फ चाइना के पास है और किसी के पास नहीं है। तो मैंने उस हद तक चाइना तक पे डिपेंड रहूंगा ही रहूंगा। आई हैव नो चॉइस, दैट्स द एलिफेंट इन द रूम। Similarly, if I have to export some things to pharmaceutical intermediaries, US is my largest buyer. I cannot ignore the US. So therefore, keeping that in mind, a rebalancing has to be done. And I think our government is actually doing a fantastic job in the rebalancing. And so far, I think without going निखिल जी, into एक बात bluster, मैं यहाँ जी कहना चाहूंगा। जी बोलिए। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो अपना बैलेंसिंग की आप बात कर रहे हैं, बैलेंसिंग ऑफ पर्सन है। एक अमेरिका के साथ हमारा अगर सही हो जाता है तो सारा सही है, उनकी वजह से सारा ना रिलेशन बिगड़ा ना है। ना, मैंने आई विल नॉट एग्री विथ यू सर। आई विल नॉट एग्री विथ यू। आप समझिए प्रॉब्लम की जड़ क्या है। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप प्रॉब्लम की जड़ नहीं है। नहीं नहीं, उसको नहीं कह रहा डोनाल्ड हूँ, ट्रंप लेकिन और उसने मोदी की उसने दोस्ती जो वक्तव्य प्रॉब्लम की दिया जड़ है, नहीं है। जड़ अब वो क्या है कहते कि हैं। आप तेल खरीद रहे हो रशिया से, ये जड़ है। ठीक है। प्रॉब्लम की जड़ क्या है? हम्म। ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुआ? प्रॉब्लम ठीक शुरू है। यहाँ से हुआ कि हमने हम्म। रशिया से तेल खरीदना बढ़ा दिया। अब हम्म। आप इसको इक्वेशन से हटा दीजिए। आप मान के चलिए कि मैं रशिया से नहीं खरीद रहा हूँ, क्या होगा? ट्रम्प आपका इससे बढ़िया दोस्त बन टैरिफ निकल जाएगा। जाएंगे, मेरे टैरिफ निकल जाएंगे। Exactly. So now, therefore, but that's a simplistic thing to say. Can I stop buying oil from Russia? The answer is no, I cannot. Because the moment I do दैट that, इज माई प्रॉफिट, दैट इज माई प्रॉफिट। yeah, that is my less cost. I'm not saying profit. I'm saying that is my reduction in my losses. Because if I do not buy from Russia, और दुनिया I'll में और pay कोई नहीं more देना, money खाली for रशिया the दे रहा है oil. ना मुझे। And who will pay for the oil? The country, the people of India, right? Not the government of India. Government of India doesn't have the money. It's going to take the money from you and me, right? And now So Putin has said one thing more, that we will import more from India now. no, so therefore the question therefore, China has I said think also the same thing. We will जेपी put सर the इस factories in जेपी India. सर जेपी सर नंबर्स समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कहानी सुनते हैं लेकिन कहानी के पीछे जो आंकड़े हैं वो क्या बोलते हैं। आज मेरा जो ऑयल का इंपोर्ट है सर 225 बिलियन डॉलर है। कितना? हम्म। 225 बिलियन डॉलर। अब मैं इसके ऊपर मैं कितनी डिपेंडेंसी कम कर पाऊंगा? यानी मेरे जो टोटल मेरा जो आयात है 718 बिलियन है। 718 बिलियन में से 225 बिलियन डॉलर mineral fuels, oils, and distillation products. Can you imagine that? Now see that problem that you're tackling. It is not easy, and it's built over 78 years of independence. Your economy is growing at 6.5%. How is it growing? By manufacturing, by services, by data centers. They are power guzzlers. They need power. They need By electricity. manpower They need also, oil. manpower, manpower, Manpower and everything. power. Both manpower is required and power is required. Without power, what will you do? So बराबर। your need for power will go up. So your need इसी for का coal मैं may से go up. आत्मनिर्भर। Your need for oil may go up. So now see the problem that yeah, thank you. I have to now see whether I can balance this out. How do I do that? If I want to adjust my power demand and my power supply, I will have to get into renewable energy.
How do I reduce my dependence on oil? I find another source of power. What's the next source of power? Coal. I can't go for coal. It's polluting. What's the next source of power? Solar. I can do that. Wind. I can do. Biomass. I can do. Bio waste. I can do. Hydro. I can do. Because India as a country is rich with natural resources. But atomic we are not doing. Now Atomic that we are not doing. so Nuclear. so there also we there also see now look at where what the government is doing. कमलेश भाई बहुत जरूरी है ये समझना कि हम जब लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो किस तरह से सोचते हैं और हमें कितना धैर्य रखना पड़ेगा कि जब हम ट्रम्प जैसे प्रेसिडेंट हमारे साथ कभी अगर बुलिंग करते हैं तो हमें शांति से सोच समझ के एक्ट करना पड़ेगा, न कि किसी उत्साह से और किसी बाय इम्पल्स. यू कैन नॉट रिएक्ट लाइक दैट. So now look at what we have done in our power consumption. If you can bring up the generation, Arjun, there is a slide that says India electricity generation source wise. If you look at that, and I think this is so beautiful, this is where you have to give credit to not only this government, all earlier governments, because see where we have reached today. Our total generation, sir, today out of the 100% generation, only 49% is coming from coal, oil, and gas. 51% of our installed capacity is in everything else: solar, wind, small hydro, and biopower. So we have moved away. We are moving away from the dependence on oil, coal, and gas. Again, it's rebalancing. We are rebalancing things. That is why I said that what does the new India need? The new India needs rebalancing. We have to rebalance. And that rebalancing is not going to happen overnight. It's And going that is Atmanirbharta. that is sort of, you cannot wish away oil, you cannot wish away gas, you cannot wish away coal. It will be there, but to what extent? How handsome by somebody who's supplying it to me saying बॉस मैं कल से तुझे नहीं दूंगा, तुझे जो करना है कर, तो क्या होगा ये समझना जरूरी है. तो जहां तक हम इससे को निर्भरता कम कर पाए, तो आप आत्मनिर्भर तो बिल्कुल नहीं बन पाओगे. देखिए आप अभी जनरेशन का देखिए नंबर्स आपके सामने हैं. इन 24-25 वी आर डूइंग ओनली 49% इंस्टॉल कैपेसिटी इन कोल, गैस एंड ऑयल. नाउ दैट आई थिंक यहाँ एक बात मैं ऐड करूं सर जी कि एक्सपोर्ट्स में हमारा 76% ग्रोथ हुआ है पिछले 10 साल में. जी. तो दैट आल्सो वी हैव टू कंसीडर. नहीं बिल्कुल. I don't, but the problem again is now you are exporting to United States. See again Seti sir, you are absolutely right on a macro level. Now you go to the micro level, that my exports have increased, but what has happened? My 18% of my exports are to one country, to US. तो अभी वो बंदा बोलता है कि तू अगर मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं तुझ पर टैरिफ लगाऊंगा. अब मैं सोचता हूँ 18% मेरा जो निर्यात है वो यूएस को है, उसके ऊपर टैरिफ लगा तो मेरे जो यहाँ रोजगार है, जो जहाँ पे उद्योगपति है, उनका क्या होगा? तो ये सारा अगेन इट कम्स बैक टू भाई यू आर नाउ डिपेंडेंट on a country for your exports. Therefore, what's the solution then? Then the solution obviously is again rebalancing. You need to rebalance and ensure that you have multiple markets where you can go, where if one market shuts down, you have other markets. Again, it's important to now go to the micro. What am I dependent on the US for? For my entire exports? No, for one sector. Which sector? Pharmaceuticals. My entire intermediary pharmaceuticals, most of it, 60 to 70% goes to the US. आज अगर मैं आज मान के चलिए जितने मिनरल्स है चाइना में, मुझे चाइना से ही इंपोर्ट करने पड़ेंगे ना. ये आसान चीज नहीं है, ये आसानी का सवाल नहीं है जब मेरे पास है ही नहीं. मेरे पास ना लिथियम है, ना कोबाल्ट है, ना निकल है, ना जिंक है. ये सब वहां से आता है क्योंकि उनके पास है. उनको नेचुरल एक नेचुरल गिफ्ट दिया हुआ है ऊपर वाले ने कि वो आपके देश में है, तो आप ही बेच पाओगे ना. मैं तो नहीं कर सर एक बात पाऊंगा. मैं बोलूं, वो बात ये है कि जो यहाँ के मिनरल हैं उसके अलावा उन्होंने ताइवान में कुछ मिनरल हैं, वहाँ की उन्होंने जगह खरीद ली है. जी अफ्रीका में कुछ उन्होंने खरीदी. अपना अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने दबाव डाला है उससे कि ये जी. तुम चीजें मिनरल तो हमें सप्लाई करो. हम्म. चाइना कांट होल्ड द मोनोपोली. यू हैव बिल्कुल. टू एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज. दे विल डाई, हाउ दे विल ग्रो. इंडिया को अभी चाहिए तो चाइना इस शर्त पे दे रहा है दैट यू विल नॉट री एक्सपोर्ट टू यूएसए. करेक्ट. मैग्नेटिक हार्न वगैरह हैं जो एक मिनरल से बनते Magnets, हैं. magnets, yes, magnets are required in every vehicle. You can't make तो वो electric अपनी vehicles. कंडीशन लगा रहा है कि आप उसको वहां नहीं बेच सकते हो क्योंकि वो उसका मेन मार्केट है. वहां मान लो 400% ज्यादा वो रेट लगाता होगा. अभी तक जो भी और मेरा ये बहुत ही
strong opinion है कमलेश भाई, and I wanted to come in on this, and Priya, you also comment on this. You Trump has turned everything on its head by making everything a personal relationship. Never in the history of diplomatic ties with countries have personal relationships come in the way. It's always been ideology, it's always been your common goals, it's always been cooperation between countries and between institutions. It did not matter who was there sitting on that chair. What mattered उसको was हिंदी में बोलते ideology. हैं कि ये किसी के JP बाप sir, की JP दुकान sir, नहीं है। one second, JP sir. Sir, 1 second. What mattered is ideology. If I am a democracy, you are a democracy. We want things to happen good for us, and we looked at the world stage. I don't care who you are. I don't like your face. You are stupid. You are dumb. You are an asshole. All these things did not come into play. It was important because there were bureaucrats. There was a system that was in place. Unfortunately, according to my opinion, and Kamlesh bhai, please come in on this. I think of diplomatic relationships has been turned upside down with the way Donald Trump is handling it on a person-to-person basis. Trump is that president क्या है उसके पाकिस्तान की ना, I don't know his name. अरे आइए उसको तो उसकी चापलूसी करेगा, और कोई उसकी किसी को झाड़ देगा किसी के सामने, कोई बोलेगा ये मेरा दोस्त है, फिर बोलेगा वो तो बेवकूफ है, अरे वो तू उस मेरे दोस्त को नहीं हैंडल कर रहा है ठीक से, मैं तुझ पे टैरिफ लगाऊंगा। तो ये जो तरीका है वो शायद उसके लिए सही होगा। मैं आई एम नॉट नहीं नहीं है जजिंग ना हिज सर, राइट और उसके रॉन्ग। लिए कैसे सही आई एम होगा? सेइंग he has shifted the entire ecosystem balance to a person to person relationship. It never happened in centuries. Your thoughts, Kamlesh bhai? निखिल भाई, ऐसा एब्सोल्युटली। सही नहीं बोल सकते हैं। और आपने एक चीज कही ना, आई वांटेड टू कम ऑन दैट फर्स्ट, निखिल भाई। द relationship between the two country is based, as you said correctly, is one is the ideology. Secondly, each country frames their own foreign policy. And how will they have the relationship with the rest of the world? India has independent foreign policy. United States has a foreign policy. Lekin, especially this particularly with the President Donald Trump, something I would say, I'm seeing at least for the first time in the last 40-45 years, कि यहाँ अमेरिका की अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है ना, उसमें किसी भी प्रकार की रैशनैलिटी या कंसिस्टेंसी भी नहीं है। आई कैन गिव यू द एग्जांपल सिंपल। आज रसिया से अगर हम ऑयल खरीद रहे हैं तो हमारे पर 25% एडिशनल टैरिफ डाल दिया उसने। अब रसिया से तो चाइना भी खरीदता था, तो चाइना के ऊपर तो नहीं लगाया था। दुनिया के बाकी देश जो है वो भी रसिया के साथ डील कर रहे हैं, तो उनके साथ नहीं किया। वाई विथ ओनली इंडिया? तो ये आपने जो बताया ना क्या हो रहा है कि he is I think I'm sorry but what I get the feel is कि sometimes he is more acting working as the CEO of the multinational company, group chairman of the multinational company, and he wants to see that my company should grow, my company should make a profit, my company should make billions of dollars in all businesses in all the countries, rather than to act as the president of the United States of America. This is the कमलेश जी, basic बोला था difference, यहाँ पे अभी 2 the मिनट पहले। basic difference I see here. एक लाइन में बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि वो सारे कंट्रीज के बिजनेस को अपने बाप की दुकान समझ के बैठा है। एक लाइन में सब क्लियर हो जाता है। नहीं, यानी कहने मतलब का समझ निखिल के जी, पूरा बिजनेस निखिल बड़े जी समय चला मतलब सकता ये हूँ। था कि इसमें अभी दूसरा ऐसा हो रहा है। फिर फार्मा में उसने क्या किया? फार्मा में फंसा वो। फार्मा में पहले टैरिफ लगाया, फिर हटाया, फिर लगाया, फिर अब इसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। अब उसके लिए मीटिंग चालू है। कितना और वेस्टेज हो रहा है। निखिल जी, मैं तो यूएस मीडिया से एक उनके ऊपर जो एक लाइटर नोट में, लेकिन अलग अलग प्रकार के कमेंट आ रहे हैं ना, तो एक कमेंट तो ये भी आ रहा है, द वन ऑफ द मोस्ट यू टर्न प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज डोनाल्ड ट्रंप। यानी आज तक जितने उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं उसमें से मोर देन 60-70% वापस यू टर्न कर दिया उन्होंने। तो देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन द पॉलिसी, नंबर वन थिंग। सेकेंडली, एज आई सेड यू, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स अपने आप में एक सुपर पावर है, रिच कंट्री है, $27 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वास्ट लैंड है, पॉपुलेशन भी अगर हमारे कंट्री के साथ हम कंपेयर करते हैं तो दे आर 1/4 इन द पॉपुलेशन
एंड 3 times बिगर इन द लैंड, उनके पास भी रिसोर्सेस वगैरह बहुत है। लेकिन ये सारी चीज होते हुए भी आज जो हो रहा है ना विश्व में, और ये उन्होंने सिर्फ भारत के साथ नहीं, उनकी ये टैरिफ की पॉलिसी से दुनिया भर की इकोनॉमी, यूरोपियन यूनियन के ऊपर उन्होंने कितना प्रेशर लाया, जेलेंस्की के ऊपर, अगर आप देख रहे हो यूक्रेन के ऊपर वो क्या प्रेशर ला रहे हैं। अब स्थिति ये हो रही है निखिल जी, मैं ये मानता हूं कि विश्व में जब ये ब्रिक्स का समिट हुआ, और ब्रिक्स समिट में जिस प्रकार से आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने रशियन प्रीमियर पुतिन एंड जिनपिंग के साथ जिस प्रकार से निगोशिएशंस चालू किए, एंड ऑल 3 कंट्रीज आर कमिंग क्लोजर, नॉट इन द टर्म्स ऑफ द ओनली बिजनेसेस, पॉलिटिकली भी। क्या होता है देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स आर कंप्लीटली टू डिफरेंट थिंग है। आप खुद स्वयं देख रहे हैं, चाइना के साथ हमारे रिलेशन तनावपूर्ण पहले से रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ इश्यूज विद द चाइना, बॉर्डर इश्यूज, हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्ट आज भी चाइना से होता है। तो ये पॉलिटिकल, अगर क्या प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया नहीं, जब तक आप चाइना हमारे साथ बॉर्डर इश्यू खत्म नहीं करेंगे हम चाइना से ट्रेड बंद कर देंगे, हम इंपोर्ट बंद मेरी कर देंगे। एक बात तो मैं क्या एक होता है बात मैं कि कहना द चाहूंगा। इकोनॉमी इकोनॉमी एंड बिजनेस रिलेशनशिप एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप, ये प्रोसेस ऐसा होता है निखिल जी, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दैट्स द ओनली वे इज द नेगोशिएशन से, डायलॉग से। इन ईच मीटिंग यू कम आउट विथ योर कॉन्क्रीट सजेशंस, try to bring consensus with both the countries and both the bureaucrats of the both the country, and try to resolve your issue। अब आज जो अमेरिका से उसका साथ हो रहा है, और दूसरा निखिल जी, मेरी मेरी समझ में बात, यार मुझे आप प्लीज सर, आपका मुझे व्यू चाहिए और आपका एक्सपर्ट ओपिनियन भी चाहिए। मुझे ये एक बताइए। मिनट, आपकी चाइना की बात में मैं बोलना चाहता था। चाइना के बारे में एक लाइन मुझे बोलनी है खाली, ये कि चाइना के पास हमारे इंडिया के इकोनॉमी की स्टडी ज़्यादा बेहतर है। होली आएगी 4 महीने बाद, उनका प्लानिंग पहले हो जाता है। दिवाली आएगी 4 महीने पहले से चाइना में प्लानिंग हो जाता है कि इससे सस्ता हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए इंडिया को, और आधे भाव पे चाहिए। वो करता है तो इकोनॉमी का हमारा सब ऑर्डर ले जाता है वो, क्योंकि हम निखिल लोगों जी, के पास। सर वो भी मैं सही बोला आपने। आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट दैट यू मेक, दैट चाइना has always been known to be a good planner. See, they plan not just for the 4 months, 6 months, they plan 4 years, 10 years, 20 years ahead, which is why in their research, R&D, artificial intelligence, आप जो भी देखो, जो भी आप सेक्टर उठाइए, आप चाइना को आज लीडर, they even, I think they are better than the US now in terms of the application of R&D and the way they come up with the new इसमें ट्रम्प products ने ही बोला है सर, faster. ट्रम्प ने But एक स्टेटमेंट sir, दिया है। so that is something that also is an ideological thing. If you're a democracy and a communist country, in a communist country, you can do what you want. You are the boss. You don't have to reply to the 150 billion or whatever 1.5 billion people that you have. You can put them in jail. You can kill them. That's a different ideology and a different. I'm not saying that's right, wrong, whatever. Here, because you're a democracy, you fight elections every 5 years at the center, and every second year in the state, or every 10 to 3 elections every year in states. You're bound by certain expectations of the people, which slows you down. Right or wrong, and I'm not saying, but you cannot compare a democratic setup in India and the US with a communist setup in China and Russia. Those are different. And I think the fact that you've chosen democracy is a given. The fact that the socialist democracy is a given. That also is there. It's socialist democracy. You can't निखिल just जी, say, मैं एक बात कहूंगा कि हम Shetty इस sir, चीज़ को थोड़ा Shetty आगे क्यों sir, नहीं रख देते हैं। ये Shetty sir, Shetty sir. ये जो इशू है It's पॉलिटिकल वाला इशू, we have to इसको we have to साइड में understand करेंगे we तो। have to understand the reality of the situation सर मैंने and डायरेक्ट and क्वेश्चन accept. पूछा है। आई हैव Uh, आस्क्ड यू डायरेक्ट क्वेश्चन कि वेदर द प्रिपरेशन चाइना इज डूइंग, वेदर इंडिया इज डूइंग दैट टाइप ऑफ प्रिपरेशन। नो। we cannot do, sir. I already answered the question. We cannot, तो फिर because we are लेवल का तो separate. निर्भर, Because we are a separate तो political system. मोदी We जी के पास cannot do जगह ही that. है ना, We फिर cannot do आत्मनिर्भर हो that. नहीं पाएंगे नहीं क्योंकि हो हम। पाएंगे, नहीं हो पा हमें होना भी नहीं है। हमें थोड़ी 2-4 मिलियन लोगों को जेल में डालना है। नो नहीं नहीं, जेल रूल्स, की बात नहीं कर नो रहा, लेबर लेकिन लॉज, नो लेबर अभी लॉज, 18 घंटा काम जापान कराओ। में नहीं होता है जापान सर। में सोनी ने जब भी पहले टेप रिकॉर्डर निकाला था, तो उसने अपने सारे इंजीनियर्स और कास्ट वालों को बुलाया। बोला अभी इसकी कॉस्ट कितनी है? $500। आई वॉन्ट इंडियन $5। नाउ यू सिट ऑल फॉर 4 मंथ्स एंड मेक इट $5। ये सब सर कहानियां है सर, ऐसे नहीं होता है। दैट टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरीथिंग इज अ चाइना से हमारा प्रोसेस। इम्पोर्ट बढ़ ही रहा है, कभी कम नहीं हुआ है। देख लीजिए, आप चाइना का पूरा इतिहास देख लीजिए, हमारा बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है।
Yeah, I agree. We cannot keep pace with them. इंडिया में Kamlesh bhai, you had a हाँ question. में भी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। Sethi sir, Kamlesh bhai has a question. Just a minute, हाँ, sir. नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता था Yeah. कि नाउ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए, बट फाइनली ये टैरिफ पे कौन कर रहा है? हु इज पेइंग द टैरिफ? ये वही लोग इकोनॉमिक्स पे से कर रहे हैं। बेसिक फंडामेंटल थिंग कौन बताएगा? क्योंकि See, अगर अमेरिका में जिस चीजों की जरूरत है वो तो 50% टैरिफ लेके वो बराबर है। जैसे उनकी फार्मा के ऊपर डिपेंडेंसी है तो उन्होंने उसके ऊपर टैरिफ रखनी है। लेकिन जहां भी जिसकी डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर है, जो उनके लिए एसेंशियल कमोडिटीज में आ जाती है, तो अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट अमेरिका में महंगा होगा और उसका जो टैरिफ है वो पे तो यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन पब्लिक पे कर रही है। सर, तो आप किसके ऊपर टैरिफ लगा रहे हो? इसका जवाब आपको नवंबर और दिसंबर में मिलेगा। बिल्कुल इसका कारण ये है कि टैरिफ लगा अगस्त में। जी। आपकी जितने भी यहाँ के एक्सपोर्टर्स थे, सबने जुलाई में भर भर के एक्सपोर्ट किया है। आज जुलाई का जो हमारा एक्सपोर्ट्स का फिगर है, एट एक्सीडेड फॉर एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड, वी या एक्सीड ऑल टारगेट्स। व्हाई? बिकॉज वी सोल्ड। चलो टैरिफ लग रहा है, जुलाई के पहले सब भेज दो आप। अब वो जो माल है, नॉन टैरिफ वाला माल, वो भी मार्केट में है। अभी इंडिया का एक्सपोर्ट भी हो रहा है सर। टैरिफ वाला माल जो अगस्त में गया और जब सितंबर में पहुंचा, अब शेल्फ पे आएगा नवंबर में, ब्लैक फ्राइडे में, आपके दिसंबर में, क्रिसमस में। ये सारा माल अब आएगा मार्केट में, क्योंकि ये इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। ये सारा जो है ना, अब जो इम्पैक्ट आएगा कंज्यूमर्स पे, वो अभी आएगा। क्योंकि ये लैग होता है, देयर इज अ लैग बिटवीन द टाइम यू लेवी द टैरिफ, between the time the tariff paid product comes to the market and the pricing changes. That lag of 8 to 12 weeks is there, and that lag is not, we are going to a lag period now. Now you are still having non-tariff paid items in the market. This month now, that means November, you will see the question that you have asked will be answered. And that is when President of the United States will give an answer to his people. What have you done? Why have you done this? See what is happening to consumers. Why have the prices gone up? Why is the inflation not coming down? The Federal Reserve will be asking questions. Why is the inflation still at 4%, 3%, 5%? Simple, because they're paying more tariff. End of, I mean, it's a very simple. That I think is also there. That some. So Arjun, please, can you bring up the India September exports figure? There is one file that says India September exports. So Kamlesh, just to give you an example of what happened post tariff, with actual numbers post tariff, क्योंकि अगस्त में टैरिफ लगे, या तो सितंबर के एक्सपोर्ट्स आप देखेंगे ना, तो हमारे एक्सपोर्ट्स, मर्चेंट एक्सपोर्ट बढ़ गए हैं। 34 बिलियन डॉलर से हो गए 36 बिलियन डॉलर। और उसमें सर्विसेज एक्सपोर्ट थोड़ा हिट हुआ, 32 बिलियन से 30 बिलियन हो गए। क्योंकि ये मेरे ख्याल से नॉट दिस वन, नॉट दिस, टेक दिस अवे अर्जुन, नॉट दिस वन, आई विल कम बैक टू दिस। Arjun, take this slide away, please. Yeah. And the non-petroleum exports went up from 29 billion to 30. So it went up. Now, why did it go up? That question also we need to see कि ये बढ़ा तो कहाँ बढ़ा. So if you can bring up the item wise exports, there is a, yeah, this one, thank you. Yeah. तो ये अगर आप देखेंगे ना, तो कहाँ कहाँ बढ़ोतरी है? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बढ़े, इंजीनियरिंग गुड्स में बढ़ोतरी आई, जेम्स एंड ज्वेलरी में बढ़ोतरी आई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में बढ़ोतरी आई, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल में बढ़ोतरी आई, एग्रो एंड मरीन प्रोडक्ट्स इसमें बढ़ोतरी आई. Only one or two items that fell, which I don't have, but these are all the big ones that grew. Cashew grew, iron ore grew, meat, dairy, poultry grew, marine products grew, chemicals grew, textile, leather. All the major exporting parts grew. You can see there on the slide on the screen. Everything went up in September compared to August. Why? What happened? Our exports to United States went down. Now, who bought? So now bring up that slide, Arjun, that you had brought earlier with the underlining. If you bring that up, country-wise exports growth, I will tell you, sir. Country-wise अगर आप देखेंगे तो हमारे जो टॉप 5 डेस्टिनेशंस थे एक्सपोर्ट्स के, यूएई, स्पेन, चाइना, बांग्लादेश, इजिप्ट, इसमें ये 5 हमारे टॉप डेस्टिनेशन आए सितंबर में. यूएस कहीं भी नहीं है इसमें. और जो इंपोर्ट्स हमारे थे सितंबर में, स्विट्जरलैंड, यूएई, चाइना, सऊदी, नाइजीरिया. Now see the shift. See, when we say rebalance, realign, this is realignment. Now my exports are happening to UAE, Spain, China, Bangladesh, Egypt, or even Russia will be pitching in now.
And why has this happened? That also we have got some data for you here. So if you can bring up the slide on the EFTA, trade improvement ये in जो नए EFTA. नए कंट्री आ रहे हैं, अभी We आपने बताया signed, इनके तो Shetty Saab, let me finish, please. Please come in ठीक after है। that. We have signed an EFTA, that is a free trade agreement with some European countries, 4 countries, which are Switzerland, Norway, Iceland, and Liechtenstein. And they're all going to invest more than $100 billion in India in the coming years to increase our inter-country trade. If you can bring that slide up, Arjun, it's called the EFTA exports, EFTA item-wise thing. And then if you go to India, China, Russia trade, with China, but we have sitting down and creating some new agreements. The trends are that the volumes will go up, electronics, machinery, chemicals, and we are seeing a very positive growth trend with them. With Russia, we are increasing our imports on oil, and exports we are diversifying. We are going to do engineering goods, pharmaceuticals, and agricultural products. So these, this entire realignment of relationships where US, which was the largest destination for exports, is now no longer the largest. We are now shifting our focus. And here what JP said probably also comes into play, because now you will have a via media. If you can't sell to US directly, you will have somebody sitting in Dubai who will say, ऐसा कर, तू मुझे बेच, मैं यहाँ पे कुछ उसके ऊपर प्रोसेस करके मैं यहाँ से अमेरिका भेजूंगा. तो फाइनल डेस्टिनेशन उस चीज का अमेरिका ही होगा, Yeah. लेकिन जाएगा भारत से यूएई, भारत से हांगकांग, भारत से और कहीं, और वहां से फिर जाएगा यूएस, और वहां से यूएस पे टैरिफ कौन सा लगेगा, उस देश का लगेगा. तो अगर उस देश का 10% है, तो वही जो मेरे यहाँ से माल जाता है जिसमें 50% लगता है, वही माल अगर यूएई से जाता है या हांगकांग से जाता है तो 10% लगेगा. तो जो जेपी सर जो बता रहे थे कि अभी ये यहाँ पे ट्रेड बढ़ेगा इन इन देशों के साथ, इस वजह से भी बढ़ सकता है, वो भी सही बात है. लेकिन जो जो कॉन्शियसली हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं अलग अलग देशों के साथ, to have tariff-free exports to them, that is already showing in the month of September. क्योंकि क्या कभी क्या होता है, अब लोग बोलते जुमलेबाजी है, ये तो बोल दिया हम करेंगे, लेकिन हुआ क्या, सही में हुआ क्या? तो जो सही में जो आंकड़े हैं वो आपने देखिए अभी स्क्रीन पे. तो मुझे लगता है जो न्यू इंडिया है, जो रीअलाइनिंग है, जो रीबैलेंसिंग है, जो री इन्वेंशन है, जो री एनर्जाइजिंग है, ये सारा जो है वो एक हम एक दिशा में चल चुके हैं, और उस दिशा पे पहुंचने को टाइम लगेगा, वक्त लगेगा. हमें संयम रखना है, हमें भरोसा रखना है हमारे जो देश चला रहे हैं जिन लोगों के ऊपर. मैं सिर्फ राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जो नीति आयोग में है, जो प्लानिंग कमीशन, जो जो नीचे जो ब्यूरोक्रेट्स है, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरीज है, हमारे जो फॉरेन सर्विसेज में जो लोग हैं, जो जाके डिस्कशन करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, उनके ऊपर हमारा भरोसा कायम रखना जरूरी है. ये लोग समझते हैं, लोग सालों से यहाँ पे, जैसे ऐसे 2-4 ट्रम्प आएंगे और जाएंगे, लेकिन इन्होंने सबसे डील किया हुआ है, सबसे मुश्किल लोगों से डील किया हुआ है. तो उनके ऊपर हमारा भरोसा कायम रखना जरूरी है कि हमारा देश जो है, ये हमारे बहुत ही स्ट्रांग हैंड्स में है. ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर इसको कभी एक्सपोज नहीं करेंगे, हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है उसको कभी एक्सपोज नहीं करेंगे. तो हमारे जो प्रोटेक्शन रखना जरूरी है वो हम रखेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वी विल रीअलाइन, we will rebalance, and we will re-energize. I think that message of a new India has gone very clearly to everybody in the world, whether it's China, Russia, USA, Europe. And I think that's why India is held in such high regard today in international circles. Your thoughts, JP, your thoughts, Kamlesh, your thoughts, Priya. Any of you can come in. निखिल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आपने न्यू इंडिया वर्ड जो यूज किया है, तो न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं आप, तो न्यू इंडिया का फाउंडेशन डेट तो दीजिए कोई, तभी ओल्ड इंडिया न्यू इंडिया को अपन अलग कर सके. क्योंकि सबसे पहले डेट चाहिए एक अपने को, 1 साल पहले, 2 साल पहले, या अभी का, या आने का. तो उससे दैट विल कैरी द मोमेंटम, व्हाट यू आर सेइंग. That's right. Kamlesh bhai. या निखिल भाई, जो डेटा आपने शेयर किया अभी, थैंक यू, वेरी इंटरेस्टिंग. एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर वही होता है कि हम कहानी कुछ भी कहें, बातें कुछ भी करें, अल्टीमेटली द नंबर फिक्स. तो वी हैव टू रिलाई ऑन द नंबर्स ओनली. एब्सोल्युटली. मैं ऐसा सोचता हूँ निखिल जी कि आज की जो स्थिति है ना, वो स्थिति जैसे आपने अभी कहा कि उसकी इनफैक्ट नवंबर दिसंबर में समझेगी, जो एक्सपोर्ट्स के डेटा दिए. पर मैं पॉलिटिकली भी अगर निखिल भाई एक बात कहूँ ना, तो मैं इससे जरा शॉक्ड हूँ, स्पेशली विद द केस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कुछ भी स्टेटमेंट दे देता है
इस हद तक गलत और झूठ बोलता है कि हमारे मंत्री, जब भी ऐसे उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि मेरी प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि रसिया से हम ऑयल खरीदना बंद करेंगे, और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव को मीडिया में आके ये कहना पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की फोन कॉल के ऊपर कोई बात हुई ही नहीं है और ऐसी कुछ बात की नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा सोचता हूँ निखिल जी कि अभी उनके 3 साल तक कार्यकाल के और बचे हुए हैं, तो आने वाले 3 साल जो है ना, मैं कहूंगा हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। आई लेकिन ऐसे लीडर से हम डील कर रहे हैं कि जिसे कहते हैं ना कि राजनीति का एक ऐसा दौर अब गुजर रहा है कि जहाँ पे क्या हो गया कि पॉलिटिक्स इस तरह से हावी हुई है कि जो इकोनॉमी को, अपनी कंट्री की इकोनॉमी नहीं, दुनिया के अनेक देशों की इकोनॉमी जो है उनको ध्वस्त करने में वो लगे हुए हैं। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ ना कि इकोनॉमी को आप कभी इग्नोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या होता है, जैसे ये अगर आपने टैरिफ लगा दिया, कल यूनाइटेड स्टेट्स में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइस राइजेस है, अनएम्प्लॉयमेंट उनकी बढ़ रही है, यूनाइटेड स्टेट्स का एक्चुअली जो टैरिफ के टाइम पे है वो रेवेन्यू बढ़ेगा बोल रहा था, रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है। कितने, यू मस्ट बी नोइंग निखिल जी, आप यूएस को फॉलो करते हो, ट्रेवल भी करते हो, कितनी सोशल सर्विसेज की स्कीम उन्होंने बंद कर दी अभी, और अभी हम देख रहे हैं शटडाउन का पीरियड चल रहा है उनका, आज भी शटडाउन है उनका। तो यूनाइटेड स्टेट्स की करंट जो सिचुएशन है ना, मैं ऐसा मानता हूँ कि फॉर एनी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है ना, तो उनकी एक एडवाइजरी बोर्ड होती है। वो एडवाइजरी बोर्ड के अंदर जब तक सही प्रकार के लोग नहीं होते हैं ना, तो ये आज जो स्थिति अब देख रहे हैं वो स्थिति की निर्माण होती है। लेकिन मैं निकल के आपने जो डेटा दिया, मुझे भी एक दो डेटा शेयर करना था कि व्हाई आई एम सेइंग कि इंडियन मार्केट्स आर डूइंग वेल। निखिल जी, मैं व्हेन आई वाज अ कस्टोडियन फॉर अबाउट आई कैन से 20 years विद अ मल्टीनेशनल फॉरेन बैंक, तो मैंने तब देखा था कि एफआईआई वाज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट प्लेयर ऑफ द मार्केट होता था उन दिनों में। तो अगर एफआईआई ने कंसिस्टेंटली समझो कि एक वीक तक माल बेच दिया ना, तो अपना इंडेक्स 15%, 20%, 25% तक नीचे आ जाता था एंड मार्केट थोड़ा क्रैश जैसा हो जाता था। आज वो स्थिति नहीं है, क्योंकि एफआईआई जितनी स्ट्रांग है उतनी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हुई है, एचएनआई सेक्टर जो है वो भी इतने स्ट्रांग है, रिटेल स्ट्रांग हुआ है, और म्यूचुअल फंड में जिस प्रकार से एसआईपी आते जा रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इन द ट्रू सेंस हम कह सकते हैं कि इंडियन, एटलीस्ट इक्विटी, और अगर मैं बॉन्ड की बात करूं तो इंडियन इक्विटी मार्केट इज ग्रोइंग, डेवलपिंग। नंबर के लिए मैं आपके साथ शेयर कर लूं, आज हमारे पास करीबन 21 करोड़, 21 करोड़ तो डिमैट अकाउंट है। क्या आज बात। दुनिया के, यूरोप के बड़े बड़े देशों का जो पॉपुलेशन भी नहीं है, उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ डिबेट अकाउंट खुले हुए हैं, ये एक चीज था। दूसरा मैं ये देख रहा था, एनएससी का वॉल्यूम देख रहा था, तो एनएससी का जो वॉल्यूम है इस, मेरे पास डेटा है 10 अक्टूबर 2025 का, $940 बिलियन का उसका टर्नओवर होता है एनएससी का। तो व्हाट इट शोज कि इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी जो है ना, जो उन्होंने डेड इकोनॉमी कैसे कह दिया गॉड नोस, मुझे नहीं पता ये, लेकिन आज भी मैं डेटा देख रहा था, दिवाली और ये नवरात्रि और दिवाली के बीच में 1 लाख कार की डिलीवरी हुई है। इवन दिवाली का फेस्टिवल के अंदर जो मार्केट में बिक्री सेल्स हुए हैं, उसके डेटा आज मैंने पढ़े तो 6 लाख करोड़ के वो फिगर आए हैं। कौन सी इकोनॉमी के अंदर 6 लाख करोड़ का सेल होता है अक्रॉस द इंडस्ट्रीज इन अ पीरियड ऑफ जस्ट 15 डेज फेस्टिवल के। तो ये इंडियन इकोनॉमी जो है ना, फॉर से मैं कहता हूँ फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। आपने बिल्कुल सही बताया। मैं देखिए, हम ये पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में नहीं जाना चाहते, वी डोंट वांट टू गो टू पॉलिटिकल सिस्टम। हम बात करते हैं भारत सरकार, हम कोई पार्टी की सरकार की बात कर रहे, भारत सरकार का जहां तक विषय है, भारत सरकार ने बहुत ही एग्रेसिवली अपने सारे मुद्दे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रखे हैं। और दूसरा एक बहुत उभर के पॉइंट जो आया है कि इंडिया हैज मेड इट एब्सोल्युटली क्लियर कि दे आर अ सॉवरेन कंट्री एंड दे विल टेक देयर ओन डिसीजंस, they will frame their own foreign policy, they will frame their own trade policy, and they will decide। अब आपने कहा, मैं कहता हूं कि एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक नहीं दो इशू है निकल भाई, जो मैं जानता हूं। एक आपने कहा रसिया से जो ऑयल खरीदते हो, एक सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये टॉक्स में ये हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स वांट्स कि वी शुड ओपन अप आवर मार्केट फॉर देयर एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, और वो भारत सरकार ने बिल्कुल ब्लंटली रिफ्यूज तो कर दिया हो है। ही नहीं, तो हो ही नहीं। हाँ, वो डिप्लोमेटिकली रिफ्यूज कर दिया है कि वी विल इन द इंटरेस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया
वी कैन नॉट ओपन अप दिस मार्केट। निगोशिएशन के लिए बाकी सारे पॉइंट हो गए, ये पॉइंट के ऊपर कोई निगोशिएशन डिस्कशन हो नहीं सकता। वी कैन चेंज अवर स्टैंड। तो भारत की अपनी भूमिका जो रही है ना, अब निखिल भाई, ये भी मैं तो कहता हूँ दुनिया देख रही है। इंडिया है, जो आपने ये वर्ड यूज किया, बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड है कि द न्यू इंडिया। वाई न्यू इंडिया? India will not go down to any unreasonable demand to any country. India will not give up their sovereignty. India will continue to work in the interest of their own people, their own country. और ट्रेड निगोशिएशन तो देखिए, एक छोटा सा आम आदमी और दुकानदार के जो ट्रेड होता है ना, तो वो दुकान से बाइंग कब करता है कि उसको बायर को जो चाहिए वो उसको मिल रहा है, उसके रेट पे मिल रहा है, सेलर को भी वो चीज बेच दी है, उसको जो पैसा चाहिए उसको मिल रहा है, तब जाके ट्रेड होगा ना। So there will be a win-win situation has to happen between both the parties, and that applies to both the nations also. यूनाइटेड स्टेट्स अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा कि कहीं इस प्रकार प्रेसिडेंट ट्रम्प के समय में ये जो देख रहा हूँ, ये मैं मानता हूँ काफी मेरे लिए तो अनबिलीवेबल काइंड ऑफ थिंग है कि द मोस्ट एडवांस कंट्री में इस प्रकार की पॉलिसीज बने। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, आपने सही कहा, न्यू इंडिया विल प्रॉस्पर, न्यू इंडिया विल ग्रो। हमारी ग्रोथ की पेस जो है will be much faster and better than what we have seen in the past 50 60 70 years, क्योंकि क्या है, विजन क्लियर है, एक्शंस क्लियर है, यू सी द एक्शन ऑन द ग्राउंड। और ये सारी चीजें निकल जी मैं देखता हूँ ना, तो मैं आपको ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आने वाले 5 साल के लिए मैं निखिल जी इस तरह से एनालाइज कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट को कि पिछले 5 साल जब मैंने देखा, कोरोना के टाइम के बाद जब मार्केट सेंसेक्स अपना 25,000 पे आ गया था, इट इज नाउ ऑलमोस्ट, आज हम कहाँ है 5 ईयर्स में 25,000 से 85,000 के सेंसेक्स पे आ गए। एंड इफ यू इंडिविजुअल, मैं कुछ स्टॉक्स को फॉलो करता हूँ निखिल भाई, मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने पिछले 2 ढाई साल के अंदर 100% से लेकर 600% तक के रिटर्न्स दिए हुए हैं। तो इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ऑल्सो ग्रोइंग, सर्विस सेक्टर में कुछ इश्यूज है, लेकिन वो भी होगा, ग्रो होगा आने वाले दिनों के अंदर। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि भारत सरकार का जो विजन है, द डेवलप इंडिया बाय 2047, जब हमारी स्वतंत्रता के 100 साल पूरे हो गए, ये स्टेटमेंट के साथ मैं और एक चीज निखिल जी ऑब्जर्व कर रहा था। ठीक है, पॉलिटिशियन तो स्टेटमेंट देते हो गए 10 साल 20 साल, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, the leadership, the government is not making the plan for the 1 year or 2 years or 5 years। पहले आपकी पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, now they are thinking for the next generation also। Now they are thinking what is going to be the India after 20 years, how India is going to grow in 2047। ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए निखिल जी, और एक बात आपने जो कही ना, इस वर्ष में एक एक्सेप्शन रहा कि बुलियन में स्पेशली सिल्वर has given the returns of about 70%। किसने सोचा था आज पूरी दुनिया के अंदर एक्चुअली प्रैक्टिकली इंडस्ट्रीज में सेमीकंडक्टर को लेकर भी सिल्वर का कंजम्पशन has grown up by 50%। एवरी ईयर आई एक्सपेक्ट टू ग्रो बाय एटलीस्ट 10 to 15%। और ये मेरा ओपिनियन है, ऑलवेज अपने इन्वेस्टर्स, अपने एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ले, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर कोई सिल्वर में निवेश कर रहा है एंड इफ इज रेडी टू वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, जैसे हम कहते हैं कि 5 साल 10 साल, गोल्ड का हमने देखा ना, आप गोल्ड का 10 साल पहले पुराने का रेट निकाल लीजिए, आज का निकाल लीजिए, सिल्वर का निकाल लीजिए। तो ये एक ऐसे दौर से इंडिया गुजर रहा है कि द ऑल क्लास ऑफ एसेट, शुरुआत में आपने जो कहा ना, ये एक्सेप्शन रही है कि इक्विटी चल रहा है, गोल्ड चल रहा है, सिल्वर चल रहा है, रियल एस्टेट चल रहा है। रियल एस्टेट के मल्टी मल्टी मिलियंस का प्रोजेक्ट आ रहे हैं अक्रॉस द इंडिया आ रहे हैं, सिटी टाउन टाइप बी, टाउन टाइप सी, टाउन टाइप बी, हर जगह पे ग्रोथ स्टोरी चल रही है। तो एक मोमेंटम बना हुआ है, और मैं ये सोचता हूँ कि ये मोमेंटम बना रहेगा, और डेफिनेटली वी विल सी अ बेटर इंडिया in the next coming 5 years। That is what is my I personally feel। वही जाते जाते वो ये गाना याद आता है, फिर प्रिया जी सम अप कर सकती हैं आज का डिबेट। ये गाना मेरे पास भी है, वो भी मैं चलाऊंगा एक दिन। मेरे बाद जेपी हाँ एक लाइन तो ही बोलूंगा, एक ही लाइन बोलूंगा, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, एब्सोल्युटली। हम हिंदुस्तान। प्रिया जी प्लीज सम अप एंड प्रिया जी, मेरे पास कोई गाना वगैरह नहीं है, तो मैं कोई गाना नहीं बोल, आगे लेकिन बताइए ना। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान अब जिस तरह से जा रहा है ना आगे, तो जो हम एक बरसों से एक सपना देखते थे, कि कहते थे कि एक किसी जमाने में भारत सोने की चिड़िया थी,
लेकिन आज की स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि भारत ने एक नई उड़ान भर ली है और वी आर हेडिंग टुवर्ड अ गुड टाइम। जी सर, हमने काफी चर्चा की आज। हमने बात की भारत के बारे में, एक नए भारत के बारे में, और ऑल्सो कि हमें क्या परेशानियां आ रही हैं। जब से साल शुरू हुआ है, जब से मिस्टर ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं, वी हैव सीन के टैरिफ वॉर चल रहा है कितने महीनों से। और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, ही इज नॉट ट्राइंग टू जस्ट गवर्न अमेरिका, बट ही इज ट्राइंग टू रूल द वर्ल्ड, जो गलत है। ही इज नॉट अ डिप्लोमैट, बट ही इज अ बिजनेसमैन लुकिंग एट हिज पर्सनल बेनिफिट। बट भारत पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा है ड्यू टू आर लीडरशिप। आज जो हमारी लीडरशिप है वो पहले भारत को देख रही है। अगर हम 10-11 साल पहले की बात करें तो शायद वी वुड हैव गिवन इन demands of US, not anymore. We have a very strong leadership जो कि भारत के हर एक सेक्टर के बारे में सोच रहा है, और काफी आगे बढ़े हैं हम। We are not just growing, we are evolving. We are looking at, we are redefining priorities, partnerships, performance across geopolitical, technological and economic dimensions. तो ये हमारा नया भारत है। आज बाजार ऊपर नजर आया है। हमने देखा है कि फिर से बाजार जो कई समय से, 1 साल से नीचे था, आज फिर से नई ऊंचाई छू रहा है। सो वी आर होपिंग दैट द न्यू ईयर ब्रिंग्स इन मोर गुड लक। बाजार भी अच्छा करेगा, भारत भी अच्छा करेगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। निखिल सर, कमलेश जी, सेठी थैंक सर, यू। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस जय टुडे। हिंद, जय हिंद, नमस्ते। जय जय हिंद, हिंद। जय हिंद। जय